अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस को फॉलो करते आ रहे हैं तो जो मेरी पिछली वीडियो थी उसमें मैंने ये कहा था कि अब मैं आपको जो सारे 3 बड़े क्लाउड प्रोवाइडर हैं उनकी सर्विसेज की वीडियो जो है वो एक-एक करके शेयर करूँगा। तो आज मैंने सोचा कि आपके साथ माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर में वर्चुअल मशीन के ऊपर एक वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर के ऊपर वर्चुअल मशीन कैसे जो है वो बनाई जाती है और क्या उसमें हमारे पास ऑप्शंस होते हैं और एक मशीन के ऊपर हम एक वेब सर्वर रन करके और फिर वो भी वेरीफाई करेंगे कि हाँ जी, ये मशीन बिल्कुल जैसे चलनी चाहिए उस तरह से ये चल रही है। तो अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखते रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर के ऊपर अकाउंट कैसे बनता है और आप फिर यहाँ पे हम ये portal.azure.com के ऊपर है। तो portal.azure.com पे हम किस तरह से आते हैं। तो portal.azure.com पे यह अगर आप सामने देखें तो हमारे पास यहाँ पे एज़्योर की जो कुछ सर्विसेज इसने यहाँ पे शो की हुई हैं उसमें भी ये वर्चुअल मशीन यहाँ पे मौजूद है। तो इसके अलावा आप वर्चुअल मशीन को अगर चाहे तो किसी और जगह पे अगर आप हों तो आप वहाँ से इसको सर्च करके भी इसके मेन्यू में आ सकते हैं। वरना फिर आप यहाँ से इस मेन्यू आइकन में जाके जो आपकी फेवरेट्स जो आपकी ज़्यादा यूज़ की हुई सर्विसेज हैं तो उसमें भी ये वर्चुअल मशीन मौजूद है। तो कहीं पे भी आप क्लिक करेंगे तो आप इस वर्चुअल मशीन के मेन्यू में पहुँच जाएंगे। तो अभी फ़ौरन चूँकि कोई वर्चुअल मशीन मेरी चल नहीं रही है तो यहाँ पे कोई वर्चुअल मशीन मुझे नज़र नहीं आ रही है। तो हम इसमें एक ऐड वर्चुअल मशीन कर लेंगे। तो अब जो है वो एज़्योर एक नई वर्चुअल मशीन हमारे लिए इसमें ऐड करेगा। तो अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक वर्चुअल मशीन में क्या ऑप्शंस होते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा ये सबसे सादा तरीन ऑप्शन है। इसका ताल्लुक जो है वो आपकी बिलिंग या कॉस्टिंग से है कि आप जो एक मशीन चलाएँगे तो उस मशीन को चलाने के लिए जो पैसे खर्च होंगे वो किस अकाउंट से आएँगे। तो जैसा कि अभी तो मैं ख़ैर ये मैंने सब्सक्रिप्शन चूँकि अभी-अभी ली है, तो अभी माइक्रोसॉफ्ट का जो 1 महीने का एक ऑप्शन होता है कि वो आपको $200 का क्रेडिट देते हैं ताकि आप इसको थोड़ा-सा एक्सप्लोर कर लें। तो यहाँ से जैसे आप देख भी सकते हैं कि मेरे उस क्रेडिट में से अभी सिर्फ़ 5 सेंट यूज़ हुए हैं। वो जो कल मैं यही वीडियो बना रहा था अंग्रेज़ी में तो उसमें 5 सेंट मेरे यूज़ हुए हैं। तो अभी मेरा क्रेडिट जो है वो बहुत सारा बाकी है। तो यानी ये मेरे बिलिंग के लिहाज से जो मेरी जो मेन सब्सक्रिप्शन है ये उससे इसका बिल चार्ज होगा। अगर आपने मल्टीपल सब्सक्रिप्शन ली हुई हो मसलन अगर आप इसमें 2-3 कंपनीज़ के प्रोजेक्ट्स चला रहे हों, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि ये जो आप वर्चुअल मशीन अभी बनाने जा रहे हैं ये इनमें से किस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट चार्ज होगी। यानी इसके चलने में जो पैसे खर्च होंगे वो किस प्रोजेक्ट से जाएँगे। अच्छा उसके अलावा एक रिसोर्स ग्रुप बता सकते हैं। तो यानी जो पहला मेन्यू जो है ड्रॉप डाउन मेन्यू ये तो हो गया बिलिंग के लिए। लेकिन बिलिंग ही में अगर आपने फर्दर भी सेग्रीगेशन करनी है क्योंकि ये आपके पास 2 चीज़ें हो सकती हैं ना कि आपके पास एक तो ये है कि आपके पास 2-3 कंपनीज़ के प्रोजेक्ट्स हैं। उसके बाद ये भी हो सकता है कि हर कंपनी के भी 1 से ज़्यादा प्रोजेक्ट हों और आपने हर कंपनी को ये बताना हो कि आप के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें से किस-किस प्रोजेक्ट के ऊपर कितने-कितने पैसे खर्च हो चुके हैं। क्योंकि आपको पता है आजकल के ज़माने में फाइनेंशियल चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। तो आप मुख्तलिफ रिसोर्स ग्रुप्स बना सकते हैं। तो रिसोर्स ग्रुप्स के अंदर आप जो चीज़ें डालेंगे, उनकी भी बिलिंग आपको उसी तरह से मिलेगी।
तो मैंने इसमें मतलब रिसोर्स ग्रुप डिफाइन किए हुए हैं इसमें, जैसे ये मैंने माई टेस्ट के नाम से एक किया हुआ है, तो मैं इस रिसोर्स ग्रुप को सिलेक्ट कर लूँगा। वैसे आप जब चाहें आप एक नया रिसोर्स ग्रुप बना सकते हैं, क्योंकि रिसोर्स ग्रुप में कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, आप बहुत सारे रिसोर्स ग्रुप बना सकते हैं। जैसा कि आपको बताया कि हर रिसोर्स ग्रुप में जो आप रिसोर्सेज डालेंगे, मतलब अगर आप उसमें कुछ वर्चुअल मशीन्स डालते हैं, कुछ सर्वर एसक्यूएल सर्वर डालते हैं, कोई और ऐसी चीज़ डालते हैं, तो उन सब की बिलिंग जो है वो आपको उस रिसोर्स ग्रुप के अंदर ही दिखा दी जाएगी। और सब्सक्रिप्शन जो है वो उसका और रिसोर्स ग्रुप का फ़र्क ये है कि सब्सक्रिप्शन के साथ कोई ना कोई पेमेंट मेथड अटैच होता है। जैसे जो आपका, अगर आपने कोई क्रेडिट कार्ड इसको दिया हुआ है, तो वो क्रेडिट कार्ड जो है एक सब्सक्रिप्शन के साथ अटैच होता है। तो आपकी मेन पेमेंट वैसे सब्सक्रिप्शन पे होती है, लेकिन आप उसकी फर्दर सब डिविजन्स कर सकते हैं। तो यहाँ से आगे आ जाते हैं रिसोर्स का नाम। तो मैं तो खैर बहुत सादा सा नाम इसको दे रहा हूँ, लेकिन वही वाली बात है कि आपने अगर ये वर्चुअल मशीन जिस मकसद, जिस प्रोजेक्ट, जिस चीज़ के लिए बनाई है, बेहतर ये है कि आप इसे एक डिस्क्रिप्टिव नाम दें ताकि आपको इसके नाम से समझ में आ जाए। फ़र्ज़ करें आपका कोई एक कस्टमर ए है, उसका एक प्रोजेक्ट बी है, और उसके अंदर आपको ये वर्चुअल मशीन जो है वो किसी वेब सर्विस के लिए चाहिए, तो आप उसे एक डिस्क्रिप्टिव नाम दें ताकि आपको इस मशीन के नाम से अंदाज़ा हो जाए कि ये मशीन जो है ये जैसे मैं एक नाम वैसे ही सिर्फ आपके साथ देता हूँ कि हम इसका नाम फ़र्ज़ कर लें कस्टमर ए, प्रोजेक्ट बी, वेब सर्वर। तो इस तरह से हम इसको एक ऐसा नाम दें जिस नाम से हमें, और वेब सर्वर भी उसके हो सकता है कि मुख्तलिफ हों, कि उसका तीसरा वेब सर्वर हो। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसको नाम आपका जो चाहे आप नाम इसको दे सकते हैं, लेकिन नाम जो है वो डिस्क्रिप्टिव होगा तो अच्छा होगा। अच्छा, उसके बाद जो है वो ये वर्चुअल मशीन जो कि फिज़िकल मशीन होती है, यानी वैसे किसी फिज़िकल मशीन का ये पार्ट होती है। वर्चुअल मशीन का ये मतलब तो ये नहीं होता है कि ये बिल्कुल ही वर्चुअल होगी, तो ये कहीं न कहीं तो लोकेट करेगी। तो यहाँ पे तो ख़ैर ईस्ट यूएस में ये लोकेट कर रही है, और मुझे इस टेस्ट के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये कहीं भी लोकेट करे। लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपके यूज़र किसी ख़ास एरिया में है और आपको कम लेटेंसी चाहिए, तो फिर बेहतर ये है कि आप उसी एरिया में इस मशीन को लोकेट करवाएँ। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपके विज़िटर यूरोप में है, या आपका कस्टमर जो है वो कनाडा में है, या जहाँ पे भी वो है, आप उसी के लिहाज से इसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है अवेलेबिलिटी, यानी ये जो है ये सिस्टम रिडंडेंसी की बात हो रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी जो है वो आपको चाहिए या नहीं चाहिए। तो वैसे एक सादा अगर आपने एक सर्विस बनानी है और आपको वो सर्विस में आपकी ज़रूरत ये है कि वो सर्विस जो है वो डाउन ना हो जाया करे मुख्तलिफ मौक़ों पे, तो उसके लिए फिर आप इसको या तो अवेलेबिलिटी ज़ोन्स के हिसाब से रिडंडेंट करें, तो ज़ोन्स में आप इसको 1, 2 या 3 ज़ोन्स तक लेके जा सकते हैं। जितने ज़्यादा ज़ोन्स में लेके जाएँगे, उतनी ज़्यादा आपकी ये जो रिसोर्स है ये अवेलेबल रहेगी, क्योंकि आम तौर पर अगर कोई मसला आता है, तो ये ज़ोन्स जो हैं ये एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं। जैसे यूएस के अंदर ही अगर फ़र्ज़ करें, अगर ये आपके दोनों ज़ोन यूएस के भी अंदर ही हों, तो फ़र्ज़ कर लें कि एक ज़ोन जो है वो आपका यूएस ईस्ट में है और एक ज़ोन यूएस वेस्ट में है। आपको भी अंदाज़ा है यूएस ईस्ट और यूएस वेस्ट जो है ये दोनों कितने ज़्यादा आपस में दूर हैं ये जगहें। तो और इनकी कनेक्टिविटी के तरीक़े भी बिल्कुल फ़र्क हैं, यानी यूएस वेस्ट जो है वो जापान वग़ैरह से डायरेक्टली कनेक्ट है, यूएस ईस्ट जो है वो यूरोप से कनेक्ट है। तो इस लिहाज से आपकी चीज़ें जो हैं वो सिक्योर हो जाती हैं। अच्छा, उसके अलावा आप अपनी भी एक तरह से रिडंडेंसी जो है वो दे सकते हैं कि आप अवेलेबिलिटी सेट बना दें। अब अवेलेबिलिटी सेट क्या होता है, वो ये होता है कि मैं मुख्तलिफ मशीनें बनाऊँ। जैसे फ़र्ज़ कर लें कि अगर मैंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर 5 वर्चुअल मशीनें बनानी हैं,
तो मैं अगर उन 5 वर्चुअल मशीनों को एक ही अवेलेबिलिटी सेट में अगर डालूंगा तो वो मशीनें एक दूसरे की रिप्लेसमेंट बन जाएंगी। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक अवेलेबिलिटी सेट जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा। तो अवेलेबिलिटी सेट को अगर हम क्लिक करते हैं तो जैसे मैं इसका कोई नाम देता हूँ, तो मैं इसको खैर फिलहाल वही सेम नाम दे देता हूँ। तो अवेलेबिलिटी सेट में जो है वो हम इनको 2 चीज़ें बताएंगे, एक तो फॉल्ट डोमेन्स और एक अपडेट डोमेन्स। तो फॉल्ट डोमेन का मतलब ये होता है कि मशीनें जो हैं वो एक दूसरे से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बिल्कुल अलग-अलग हों, यानी मसलन उसमें वो मशीन जो है वो दोनों मशीनों को कोई एक ही पावर सप्लाई से पावर ना आती हो या वो एक ही रैक पे ना लगी हुई हो, वो अलग-अलग जगहों पे लगी हुई होनी चाहिए। तो हम इसको फॉल्ट डोमेन्स को बढ़ा के 3 कर सकते हैं। इसी तरह अपडेट डोमेन्स हम बढ़ा सकते हैं कि मशीनें जो हैं वो अगर एक मशीन को हम अपडेट करते हैं तो उसके साथ दूसरी ही मशीन उसी टाइम पे अपडेट नहीं होगी। यानी जैसे अगर हम एक मशीन को रिस्टार्ट करते हैं किसी वजह से, तो ये नहीं होगा कि अगर वो एक वीएम रिस्टार्ट होगा तो उसी के साथ कोई दूसरा वीएम भी उसी के साथ ही रिस्टार्ट हो जाएगा। यानी इसमें जी ये जो है एज़्योर ये ख्याल करेगा कि अगर अवेलेबिलिटी सेट के अंदर एक वीएम है, तो अगर किसी वजह से वो वीएम स्टार्ट करना पड़ता है तो वो इंश्योर करेगा कि उस टाइम पे बाकी सारे वीएम में से कोई वीएम भी डाउन तो नहीं है। तो इस तरह से हम एक अपना भी अवेलेबिलिटी सेट बना सकते हैं। खैर ये हमारा अवेलेबिलिटी सेट बनाने का इस वक्त फ़ायदा इस वजह से नहीं होगा कि हमारी फिलवक्त इस पूरे टेस्ट में एक ही मशीन है, तो एक सिंगल मशीन की तो वैसे भी कोई किसी भी किस्म की रिडंडेंसी नहीं हो सकती। हाँ, हम ज़ोन रिडंडेंसी हम दे सकते हैं, क्योंकि ज़ोन रिडंडेंसी जो होती है वो फिर एज़्योर खुद मेंटेन करता है। तो वो उस सूरत में ज़ोन रिडंडेंसी जो है वो एक वीएम की भी इंश्योर की जा सकती है। अच्छा, इमेजेस के अंदर क्या होगा? तो मैं तो खैर यूबंटू सर्विस ही रखूँगा इसमें, लेकिन आप रेड हैट या सूसी या फिर विंडोज़ के भी इमेजेस रख सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा आप अपने प्राइवेट इमेज, अगर आपका अपना कोई वर्चुअल मशीन इमेज है और आप चाहते हैं कि वही इमेज इसके ऊपर भी लोड किया जाए, तो आप अपना इमेज भी इसके ऊपर लोड कर सकते हो। उसके लिए आपको अपना एक इमेज एक दफ़ा बना के और एज़्योर के ऊपर उसको किसी स्टोरेज की जगह पे सेव करना पड़ेगा। तो बहरहाल हम इसको यूबंटू पर ही रखते हैं। अच्छा, इस वक्त जो मशीन सेलेक्ट हुई हुई है एज अ डिफ़ॉल्ट, इस मशीन में 2 vCPU हैं, 8 GB मेमोरी है और ये $70 पर मंथ के ऊपर है। तो $70 पर मंथ वैसे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन चूँकि हम एक टेस्ट के ऊपर जा रहे हैं तो हम इसको चाहें तो चेंज ना करें। लेकिन मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ कि अगर आपको कोई टेस्ट मशीन चलानी हो बहुत देर तक, और फ़र्ज़ कर लें कि आप भी ये सीखना चाहते हैं और आप 2-3 या 10 वीएम क्रिएट करना चाहते हैं और आप उसको कुछ दिनों के लिए चलाना चाहते हैं, तो आपको पता है कि अगर हम $70 पर मंथ की बात कर रहे हैं तो और हम 10 वीएम अगर चलाएँ, तो वो कुछ दिनों में ही आपका जो फ्री कोटा है वो फ्री क्रेडिट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये तो खैर हमारी मशीन थी $70 वाली, लेकिन सबसे छोटी मशीन है वो सिर्फ तकरीबन $4 पर मंथ पे है। तो अगर आप अपने सीखने के कामों के लिए अगर आप एक छोटी वर्चुअल मशीन ले लें, तो ये फ़ायदा आपको होगा कि अगर ये मशीन 1 महीना पूरा भी चलती रही तो आपकी कोई इतनी ज़्यादा खर्च ये नहीं करेगी। जैसा कि आपने देखा था कि मैंने जो कल वीडियो बनाई नहीं, तो उसमें टोटल मेरे 5 सेंट लगे। तो हम इस वक्त छोटी मशीन के ऊपर चले जाते हैं और अब यहाँ से हम थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट की बात कर रहा है। तो ये मशीन वैसे तो पोर्टल से तो एक्सेसिबल होती है,
लेकिन पोर्टल से एक्सेसिबल होने में ये होता है कि आपने अगर मशीन के ऊपर कोई भी चीज़ चलानी है, अगर आपको कोई वेब सर्विस चलानी है, आपने उसके ऊपर कुछ चीज़ें कॉन्फ़िगर करनी है, तो उसके लिए आपको मशीन के अंदर लॉगिन करना पड़ता है। तो मशीन के अंदर लॉगिन करने के जो है वो 2 तरीके होते हैं कि या तो आप एक SSH की जो है वो जनरेट करें और आप उस की को यहाँ पे यूज़ करें। तो SSH की जनरेट करने के जो है वो अपने तरीके हैं कि आप एक की तरह जनरेट कर सकते हैं। की जनरेशन के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि SSH की जनरेट कर देते हैं। तो अगर आपने की जनरेट की भी है तो वो की आप जो है वो अपने पास किसी जगह पे सेव करें और वो की आप इसको यहाँ पे भी दे दें। तो आपको ये फ़ायदा होगा कि फिर वो आपको किसी पासवर्ड याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है वो जैसे हमारे सबसे मशहूर SSH है वो पुट्टी का जो सॉफ्टवेयर है, तो पुट्टी आप यूज़ करके और आप SSH की के ज़रिए डायरेक्ट लॉगिन हो सकते हैं। वरना फिर ये है कि आप इसको एक पासवर्ड दे दें। मैं इसको एक पासवर्ड दे देता हूँ। ये पासवर्ड मैं आमतौर पे ऐसे मौक़ों के लिए ही मैंने रखा हुआ है, क्योंकि अगर आपको पासवर्ड सही से याद नहीं होगा तो आप मशीन में लॉगिन नहीं हो सकेंगे। और ये पासवर्ड फिर बाद में चेंज नहीं होता है, क्योंकि ये आपको पता है कि ये तो एक, जैसे आपके पास अगर विंडोज़ है और विंडोज़ का पासवर्ड अगर आप भूल जाते हैं तो आपको विंडोज़ को नए तरीके से दोबारा से इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो आपने जो पासवर्ड यहाँ पे दिया है, अगर ये पासवर्ड आप भूल जाते हैं तो आपको ये वर्चुअल मशीन डिलीट करनी पड़ेगी और आपको एक नई वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी पड़ेगी। तो अगर आपने उस वर्चुअल मशीन में कोई भी काम मसलन फ़र्ज़ कर लें किया हुआ था, तो आपका सारा काम जो है वो ज़ाया हो जाता है। अच्छा, एज़ अ डिफ़ॉल्ट जो है वो सिर्फ़ पोर्ट 22 ही ओपन रखी जाती है SSH के लिए, यानी मशीन में लॉगिन करने के लिए। लेकिन हम चाहेंगे कि हम इस मशीन के ऊपर एक वेब सर्वर इंस्टॉल करें और आपको एक वो वेब सर्वर जो है वो चलता हुआ दिखाएँ, ताकि वो पता चले कि वाक़ई हमने एक मशीन जो है वो चलाई है और उस मशीन के अंदर हमने कुछ इंस्टॉलेशंस की हैं। तो मैं इसमें पोर्ट 80 भी खुलवा लूँगा ताकि मैं इस मशीन में लॉगिन भी कर सकूँ। मैं इस मशीन को इंटरनेट के ज़रिए देख भी सकूँ। इसके ऊपर जो वेब सर्वर चल रहा है मैं उसको एक्सेस कर सकूँ। अच्छा, ये तो पहला हमारा बेसिक ऑप्शन हो गया। अच्छा, बेसिक ऑप्शन के साथ आप डायरेक्ट मशीन जो है वो क्रिएट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो मिनिमम चीज़ें बतानी थी वो मिनिमम चीज़ें आपने बता दी हैं। तो अगर आप चाहें तो आप यहीं से मशीन डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, फिर वो बाकी तमाम डिफ़ॉल्ट्स के साथ क्रिएट हो जाती है। लेकिन चूँकि ये हम एक आपको दिखाना चाहते हैं कि कैसे ये चीज़ें होती हैं, तो हम इसके हर ऑप्शंस में जाएँगे। तो एक मशीन के साथ डिस्क ज़रूर लगी हुई होती हैं। मसलन अगर मैंने इसके ऊपर एक वेब सर्वर इंस्टॉल करना है तो वेब सर्वर कहीं न कहीं इंस्टॉल होगा। तो वो जो डिस्क है वो क्या होगी, तो यहाँ पे प्रीमियम SSD डिस्क लगेगी जिसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इसका जो है वो इंस्टॉल किया जाएगा। और उसमें एन्क्रिप्शन टाइप जो है वो मैंने डिफ़ॉल्ट एन्क्रिप्शन रखी है, यानी जो एन्क्रिप्शन एज़्योर खुद मैनेज करेगा। डाटा मेरा जो है वो जो मशीन में होगा वो होगा तो एन्क्रिप्टेड, लेकिन वो एन्क्रिप्शन जो है वो एज़्योर मैनेज्ड होगी। अगर मैं चाहूँ तो मैं अपनी एन्क्रिप्शन पॉलिसी भी इनको दे सकता हूँ। तो उसमें मुझे फिर वही बात है कि मुझे एन्क्रिप्शन कीज़ वग़ैरह भी मुझे ही प्रोवाइड करनी होंगी। तो इसमें मेरा बर्डन जो है थोड़ा-सा बढ़ जाएगा, लेकिन सिक्योरिटी जो है वो मेरी बढ़ जाएगी। तो ये फिर आपके ऊपर, आपके प्रोजेक्ट साइज़ और प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट पे है कि आप एन्क्रिप्शन जो है वो किसके पास रखना चाहते हैं। अच्छा, ये तो डिफ़ॉल्ट मशीन इसमें ऐड होगी, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसमें बड़ी मशीन ऐड कर सकते हैं। तो उसमें आपको एक मशीन का नाम देना होगा, नेम, और आपने ये बताना होगा कि ये मशीन जो है वो एज़ अ स्नैपशॉट मशीन यूज़ होगी, एज़ अ स्टोरेज ब्लॉक यूज़ होगी। आप ये जो ऑप्शंस अगर देंगे तो आपको इस ऑप्शंस के लिहाज से डिफरेंट चीज़ें और भरनी होगी। या फिर आप एक बिल्कुल खाली मशीन दे सकते हैं, यानी ये मशीन जो है वो इसके ऊपर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम या कह लें या कोई फ़ाइल सिस्टम, इसका एक नॉर्मल सा फ़ाइल सिस्टम होगा और आप इसको अपनी ज़रूरत के लिए यूज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप इस डिस्क का साइज़ भी
चेंज कर सकते हैं। आप जो है वो 4 GB में छोटी से छोटी डिस्क और फिर तकरीबन ये 32 टेराबाइट की एक बहुत बड़ी डिस्क के ऊपर जा सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पे जो मेरे लिहाज से जो चीज़ नहीं की वो इन्होंने यहाँ पे इन मशीन्स की कीमत नहीं डाली जो कि इनको डालनी चाहिए थी, क्योंकि आप इसमें जो हार्ड डिस्क भी ऐड करेंगे उसकी एक कीमत होगी। अच्छा, ये हार्ड डिस्क भी 3 तरह की हो सकती हैं। या तो स्टैंडर्ड HDD होगी, यानी जो आपकी एक फिजिकल हार्ड ड्राइव होती है आम, जो कि आजकल भी नॉर्मल कंप्यूटर्स में लगती है। या फिर स्टैंडर्ड SSD होगी। तो SSD जो है ये आपको पता होगा कि सॉलिड स्टेट डिवाइसेस होती हैं, यानी ये हार्ड डिस्क जो है ये साइज़ में भी छोटी होती है और इसमें कोई फिजिकल पार्ट्स नहीं होते हैं, तो ये थोड़ा सा फास्ट होती है। या फिर प्रीमियम SSD जो है वो SSD के अंदर ही फिर बहुत फास्ट SSD है। तो स्टैंडर्ड SSD और प्रीमियम SSD जो है वो तकरीबन हमारे पास एक ही जैसे ऑप्शंस हैं, लेकिन स्टैंडर्ड HDD में हमारे पास ऑप्शन थोड़े से बदल जाते हैं। ये 32 के ऑप्शंस में है, तो उसके मुकाबले में ये जो है ये 4 GB से स्टार्ट हुई थी। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है कि अगर आप स्टैंडर्ड HDD लेते हैं तो आपको 32 GB की लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप इसके मैक्सिमम ये IO पर सेकेंड अगर देखते हैं, थ्रूपुट देखते हैं, तो ये 60 MB की इसकी थ्रूपुट है और 500 जो है वो पर सेकेंड ये IO ऑपरेशंस कर सकती है। उसके में अगर आप प्रीमियम ही में 32 GB देखें तो इसका ये ऑप्शन 120 है और थ्रूपुट 25 है। तो आप जो है वो इसी लिहाज से अपनी रिक्वायरमेंट्स देख के कि आपको किस किस्म की ड्राइव जो है वो आपके लिहाज से आपको पूरी पड़ेगी या नहीं। तो जैसे जैसे आप ड्राइव का साइज़ बढ़ाते जाते हैं उस तरह से आपकी ये थ्रूपुट और मैक्सिमम IO ऑपरेशंस पर सेकेंड जो है ये बढ़ते जाते हैं। तो खैर फिलवक्त हमें इसमें चूँकि कोई ड्राइव ऐड नहीं करनी है तो हम इसमें नहीं ऐड करेंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसमें एक ड्राइव और भी ऐड कर सकते हैं। और ठीक है, तो हम फिर यहाँ से आगे चलते हैं और हम नेटवर्किंग में चले जाते हैं। नेटवर्किंग का मतलब ये है कि आपका जो VM है वो आपके अपने इंटरनल, अगर फ़र्ज़ कर लें कि अगर आपने 5-6 VM और चलाए हुए थे, तो उन VMs के साथ वो एक इंटरनल नेटवर्क पे किस तरह से कम्युनिकेट करेगा और पब्लिक के साथ, यानी मतलब इंटरनेट के साथ वो कैसे कनेक्ट होगा भी या कनेक्ट नहीं होगा। तो उसमें एक तो डिफ़ॉल्ट है। डिफ़ॉल्ट जो IP रेंज है वो लिखी हुई है। तो ये इस रीजन की डिफ़ॉल्ट IP रेंज है इंटरनल IPs के लिए, और सबनेट्स जो है वो आप इसके अंदर फिर अगर चाहें तो डिफरेंट सबनेट्स बना सकते हैं। जब हम आपको नेटवर्किंग के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं फिर आपको इस चीज़ों की थोड़ी डिटेल में लेके जाऊंगा, लेकिन अगर आपने अपने डिफ़ॉल्ट नेटवर्क्स और डिफ़ॉल्ट IPs और डिफ़ॉल्ट सबनेट्स बनाने हैं तो उसके लिए फिर आपके पास उसकी सारी वर्किंग होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि IP सबनेटिंग कैसे होती है और मैंने किन-किन मशीनों को किन-किन सबनेट्स में डालना है। फिर वो मशीनें अगर मुख्तलिफ सबनेट्स में हैं तो वो एक-दूसरे के साथ कम्युनिकेट फिर किस तरह से करेंगी। मुझे किस किस्म के फ़ायरवॉल्स रूल्स जो हैं वो अप्लाई करने पड़ेंगे अपने नेटवर्क के ऊपर। तो इस वक़्त जो है वो हम डिफ़ॉल्ट नेटवर्क पे चले जाते हैं। तो डिफ़ॉल्ट नेटवर्क में जो है वो नाम इसका एक डिफ़ॉल्ट नेटवर्क का है। ये नाम भी एज़्योर ही सजेस्ट करता है। सबनेटिंग जो है वो यानी जो हमारे जो एड्रेस स्पेस होगी इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए,
वो 10.0.0.0/24 के नेटवर्क के ऊपर होगी। पब्लिक आईपी चूँकि हमें वैसे भी जब मशीन पीएम जब स्टार्ट हो रही होगी तो हमें एक पब्लिक आईपी असाइन हो जाएगा जो कि डायनामिक आईपी होगा। अगर मैं एक स्टैटिक आईपी चाहता हूँ तो फिर मुझे यहाँ पे एक आईपी पहले से क्रिएट करके इसके साथ एसोसिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे मैं जो है वो स्टैंडर्ड आईपी और फिर मैं उसको स्टैटिक कर सकता हूँ। तो स्टैटिक आईपी जो है वो स्टैटिक होगा पूरे नेटवर्क में, लेकिन खैर हम यहाँ पे अभी एक पब्लिक डायनामिक आईपी पे चले जाते हैं। अच्छा, हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है वो उसकी सिक्योरिटी किस लेवल की होगी, तो इसको हम इस वक्त बेसिक सिक्योरिटी पर ही रखते हैं। इन चीज़ों की डिटेल जब हम नेटवर्किंग पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे देख लेंगे। पब्लिक इनबाउंड पोर्ट्स को हमने पीछे ही सेट की थी कि हमने ये 2 पोर्ट्स इसकी ओपन करने का कहा है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन है कि अगर मैं इसको जैसे पीछे भी था कि अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरी इस वर्चुअल मशीन को इंटरनेट से डायरेक्ट एक्सेस ना हो किसी भी वजह से, मेरा इसमें कोई ऐसी चीज़ चल रही है कि मैं इसको पब्लिक इंटरनेट की एक्सेस देना ही नहीं चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको नन कर दूँगा तो फिर ये इंटरनेट से एक्सेसिबल नहीं रहेगी किसी भी तरह से। फिर मुझे इसको अपने नेटवर्क के अंदर मेरी फ़र्ज़ कर लें कि 2 वर्चुअल मशीनें हैं, एक को मैंने इंटरनेट से एक्सेसिबल रखा है, एक को नहीं रखा है। तो मुझे पहले जो मशीन मैंने एक्सेसिबल इंटरनेट से रखी है, मुझे उस मशीन में लॉगिन करना पड़ेगा, फिर मैं वहाँ से अपने इंटरनल नेटवर्क के ज़रिए इस मशीन को लॉगिन कर सकता हूँ। तो खैर हमारी क्योंकि एक ही मशीन है और ये हमने चला के इसको थोड़ा-सा देखना भी है, तो हम इसके ऊपर इंटरनेट की पोर्ट्स जो है वो ओपन रखेंगे। अच्छा, एक्सेलरेटेड नेटवर्किंग की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी ये हमारा एक टेस्ट है छोटा-सा, और लोड बैलेंसिंग भी जो है वो हम इस वक्त अपनी कोई लोड बैलेंसिंग नहीं चाहते हैं क्योंकि हमारी कोई ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। लोड बैलेंसिंग भी जो है वो नेटवर्किंग का चूँकि टॉपिक है तो हम इसको बाद में इसको देखेंगे। अच्छा, ये जो हमारा अकाउंट है इसमें एज़्योर की एक बेसिक सिक्योरिटी जो है वो इसमें ऐड हुई हुई है, तो इसलिए हमें कोई और सिक्योरिटी की ज़रूरत इसमें वैसे नहीं है क्योंकि एक क्लाउड नेटवर्क है ये, तो इसमें कुछ बेसिक सिक्योरिटी जो है वो होनी चाहिए, यानी कोई डीडोस अटैक या कोई ऐसी जो चीज़ है उसके ख़िलाफ़ इसको एज़्योर जो है वो खुद ही सिक्योर करेगा। अच्छा, मैं इसकी मॉनिटरिंग अभी बंद कर देता हूँ। मॉनिटरिंग में ये होता है कि वो मॉनिटरिंग के साथ एक आपकी एक स्टोरेज भी ओपन हो जाती है। तो बाद में जब हम इसको क्लीन करेंगे, जब हम इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँगा मैं, तो मुझे ये सारी चीज़ें डिलीट कर रहा हूँगा मैं, तो मुझे हर चीज़ डिलीट करनी पड़ेगी। तो इसको हम खैर ओपन रहने भी दे सकते हैं, कोई इसमें बहुत बड़ा मसला नहीं है। लेकिन एज़्योर जो है वो इसमें हर चीज़ के साथ एक स्टोरेज डिवाइस को अटैच करना पड़ता है, क्योंकि वो सादा-सी बात है कि अगर आप कोई भी चीज़ अगर आप मॉनिटरिंग करना चाहते हैं, तो मॉनिटरिंग कहीं न कहीं सेव भी तो होगी। उसकी सेव करने के लिए एक स्टोरेज डिवाइस चाहिए होगी। तो फ़िलवक़्त हम मॉनिटरिंग ऑफ़ कर देते हैं। तो सिस्टम आइडेंटिटी भी जो है वो हम इस वक़्त ऑफ़ कर देते हैं। ऑटो शटडाउन भी हम इस वक़्त इसको नहीं करते हैं। बैकअप भी हम इसका ऑफ़ कर देते हैं क्योंकि वही बात है कि अगर बैकअप को हम ऑन कर देंगे, वो एक बैकअप क्रिएट होगा, वो एक स्टोरेज डिवाइस में चला जाएगा, फिर उसको वहाँ से डिलीट वग़ैरह करना पड़ेगा। तो इसमें हम जो है वो कुछ ख़ास चीज़ इसकी नहीं वो करते हैं। अच्छा, ये जो पार्ट है इसमें आप बेसिकली 2-3 चीज़ें सेट कर सकते हैं इसके एडवांस ऑप्शन में। एक तो हम कोई एक्सटेंशन दे सकते हैं। आपको पता होगा कि आजकल जो है वो मशीन्स के साथ जैसे मसलन ग्राफिक एक्सटेंशन होती है या कोई सिक्योरिटी एक्सटेंशंस होती हैं, तो अगर आपने कोई एक्सटेंशन इसके साथ देनी है तो वो एक्सटेंशन आप यहाँ से एक्सटेंशन इनेबल कर सकते हैं। इन एज़्योर की अपनी कुछ एक्सटेंशंस हैं, आपको उन्हीं में से कोई एक एक्सटेंशन जो है वो, जैसे फ़र्ज़ कर लें ग्राफ़िक्स के लिए ये एनवीडिया की जीपीयू ड्राइवर एक्सटेंशन है।
तो अगर आपका इस वीएम के ऊपर कोई ऐसी चीज़ चल रही है जिसके चलने के लिए आपको एक ग्राफिकल एक्सटेंशन चाहिए, तो आप यहाँ से ग्राफिकल एक्सटेंशंस में ऐड कर सकते हैं। तो उसी तरह से आपको अगर किसी और तरह की कोई एक्सटेंशन चाहिए सिक्योरिटी के लिए, अगर आपको कोई प्रोटेक्शन की कोई एक्सटेंशन चाहिए, तो आप वो सारी यहाँ से इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि जब ये मशीन फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो रही हो, बूट हो रही हो, तो उस वक्त आप इसमें कोई चीज़ इंस्टॉल करना चाहते हैं, जैसा कि फ़र्ज़ कर लें कि जो मेरा वेब सर्वर है, वो अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं उस वेब सर्वर का कोड यहीं पे डाल दूँ और वो इसको जब ये मशीन स्टार्ट हो तो उसी टाइम पे वो वेब सर्वर को भी जो है वो इसके ऊपर इंस्टॉल कर ले। तो उसके लिए मुझे वेब सर्वर इंस्टॉलेशन का जो कोड है या जो उसकी जो कमांड है वो सिंपली मैं यहाँ पे लिख दूँगा। लेकिन खैर मैं यहाँ पे नहीं लिखूँगा क्योंकि हम आपको मशीन एक्सेस करके और उसके अंदर चला के दिखाएँगे। लेकिन आप इसको स्टार्टिंग टाइम के ऊपर भी ऐड कर सकते हैं। तो उससे आपको ये फ़ायदा होता है कि अगर आपकी बहुत सारी मशीन्स हैं तो आप एक स्टार्टिंग स्क्रिप्ट बना के उन मशीन्स में डाल दें, तो आपको पता होगा कि मेरी ये मशीन जब भी कभी ये ऑन होगी तो ये हमेशा इस चीज़ के साथ ऑन होगी। अच्छा, यहाँ पे डेडिकेटेड होस्टिंग भी आप कर सकते हैं। वैसे तो हमारी रिक्वायरमेंट ये बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर मैं डेडिकेट होस्ट करूँ तो इसका मतलब ये होता है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर मेरी मशीन डालेगी एज़्योर, उसमें किसी और का कुछ नहीं चलना चाहिए। अगर मेरी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है। वैसे तो इस वक्त मैंने जितना छोटा वीएम ऐड किया है, इतना छोटा वीएम तो फिज़िकली पॉसिबल होता नहीं है कि किसी एक रैक को डेडिकेट किया जा सके। यानी मैंने आधा सीपीयू लिया हुआ है और सिर्फ हाफ जीबी मेमोरी ली है। तो इतनी कम रिक्वायरमेंट के लिए तो एक रैक या कोई एक हार्डवेयर नहीं डेडिकेट हो सकता है। आप कम से कम जो है वो 20-50 वर्चुअल सीपीयू अगर लेते हैं और काफ़ी बड़ी रैम लेते हैं, तो फिर आप इस ऑप्शन के ऊपर जा सकते हैं कि जिसमें आप ये कहते हैं इसको कि जी आप मेरी होस्ट को जो है वो करेगा, किसी एक ख़ास यानी स्पेसिफिक हार्डवेयर के ऊपर ही डालेगा। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ हम कर सकते हैं, वो हम किसी छोटे से छोटे वीएम के साथ भी कर सकते हैं। वो ये होती है जिसको माइक्रोसॉफ्ट प्रॉक्सिमिटी प्लेसमेंट ग्रुप कहता है। ये उस सूरत में अच्छी होती है कि जैसे फ़र्ज़ कर लें कि मैं एक सर्विस चलाता हूँ, मेरी एक वेब सर्विस है। उस वेब सर्विस के साथ एक एसक्यूएल सर्वर भी है फ़र्ज़ कर लें, और उसके साथ जो है वो कुछ स्टोरेज डिवाइसेस भी हैं और उसके साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैं ये किसी ख़ास रीजन के लोगों के लिए ही ये सर्विस सिर्फ़ चला रहा हूँ। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि ये सारी सर्विसेज़ जो हैं ये एक ही रीजन में बहुत करीब-करीब यानी एक क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी में ये सारी चीज़ें वो रन करें। ताकि जब ये चीज़ें एक-दूसरे के साथ इंटरनली जब नेटवर्किंग करें, तो इनको उस इंटरनल नेटवर्किंग में बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। तो उसके लिए मैं एक प्रॉक्सिमिटी प्लेसमेंट ग्रुप डिफ़ाइन कर सकता हूँ। तो उस ग्रुप का ये फ़ायदा होगा कि फिर मैं जिस वीएम को भी उस ग्रुप में डालता जाऊँगा, तो वो सारे वीएम एक ही जगह पे एक-दूसरे से करीब जो है वो डिफ़ाइन हुआ करेंगे हमेशा। तो ख़ैर हमारे सिंगल वीएम के लिए ऐसी कोई अ, और मैंने तो ख़ैर इसको हमें प्रॉक्सिमिटी ग्रुप को पहले से डिफ़ाइन करना पड़ता है, तो हमने इसको डिफ़ाइन किया हुआ भी नहीं था, तो ये इस वक़्त इसको हम नहीं यूज़ करेंगे। अच्छा, जो आखिरी चीज़ है यहाँ पे वो है वीएम कौन-सी जनरेशन का है। तो जनरेशन 2 के वीएम जो हैं वो थोड़ा-सा एडवांस है, उनका जो आर्किटेक्चर है वो थोड़ा-सा एडवांस है। उनकी मेमोरी और डिस्क साइज़ लिमिट्स जो हैं थोड़ी-सी ज़्यादा होती हैं और वो इंटेल के कुछ नए एक्सटेंशंस को सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ नीचे अगर आप देखें तो एक डिस्क्लेमर लगा हुआ है कि जनरेशन 2 वीएम डू नॉट सपोर्ट सम एज़्योर प्लेटफ़ॉर्म फीचर्स, तो इंक्लूडिंग एज़्योर डिस्क एन्क्रिप्शन। सो अगर आप जनरेशन 2 में जाते हैं तो उसमें डिस्क एन्क्रिप्शन जो है वो नहीं चल सकेगी, क्योंकि एज़्योर जो है वो अभी जनरेशन 2 जिस वीएम को ये खुद ऑफ़र कर रहा है
उस VM को ये कुछ लिहाज से सपोर्ट अभी नहीं करता है, तो इसलिए अभी हम आगे चले जाते हैं। तो इसके बाद जो है वो टैग्स आ जाते हैं। तो टैग्स जो हैं वो पॉलिसी के लिहाज से होते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि कुछ ख़ास पॉलिसीज़ आपके रिसोर्सेज के ऊपर लगें, तो आप उन रिसोर्सेज को किसी एक ख़ास टैग में डाल दें। तो जैसे कि मैं फ़र्ज़ कर लें एक VM का टैग बनाता हूँ और मैं उसे एक नाम दे देता हूँ। तो अब अगर मैं कोई फ़ायरवॉल पॉलिसी या कोई और पॉलिसी मैं बनाता हूँ, तो मैं उस पॉलिसी को जब ये वैल्यू दूँगा माई टेस्ट की, तो जो तमाम VM हैं वो उस पॉलिसी को के ऊपर डायरेक्टली चले जाएंगे। तो ये हमारे लिए बेहतर होती है कि अगर हमने जो है वो कुछ पूरे नेटवर्क वाइज कुछ पॉलिसीज़ रखनी है या कुछ सेटिंग्स रखनी है, तो हम उसको टैगिंग के ज़रिए और फिर हम इस टैगिंग के ज़रिए जो है वो अगर हम चाहें, अगर फ़र्ज़ करें कि हमारा कोई बहुत बड़ा नेटवर्क है और उसका एक बहुत बड़ा बिल आता है, तो अगर हमें उस बिल में सेपरेशन करनी है, तो हम उस बिल में भी टैग्स के साथ वो बिल आएगा। तो आप टैग्स की बेस पे बिलिंग को भी थोड़ा-सा समझ सकते हैं कि यार ये जो बिलिंग है मेरी, ये इन टैग्स के ऊपर हुई है। तो टैग्स जो हैं वो बहरहाल आपके लिए अच्छे होते हैं। आप एक डिवाइस को मल्टीपल टैग्स भी दे सकते हैं और उन टैग्स की बेस पे आप उस डिवाइस को मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। अब हमने जो कुछ भी इसके अंदर कॉन्फ़िगर करना था वो हमने कर लिया है। तो हमने इसको जो है वो बेसिक चीज़ें बता दी हैं, VM का साइज़ बता दिया है, डिस्क लगानी है नहीं लगानी है, नेटवर्किंग किस किस्म की होगी, फिर मशीन का यूज़र नेम पासवर्ड डाल दिया है। तो ये सब चीज़ें बनाने के बाद अब हम इसको सिंपली क्रिएट कर लेते हैं। तो ये बैकग्राउंड में हमारे क्रिएट हो रही है। हम जब तक इसको जाके देख सकते हैं कि जब ये क्रिएट हो रही है तो पीछे क्या-क्या क्रिएशन होती है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, अभी यहाँ पे कोई भी चीज़ क्रिएट नहीं हुई है। तो क्रिएशन हमारी, अगर आप यहाँ पे ये देखें तो ये एक नीचे से एक बार चल रही है, तो क्रिएशन हमारी हो रही है। देखें इसने एक साथ क्या-क्या चीज़ें क्रिएट कर दी। इसने अवेलेबिलिटी सेट क्रिएट कर दिया क्योंकि हमने इसको अवेलेबिलिटी सेट का ऑप्शन जो है वो चेक किया था। अच्छा, नेटवर्क सिक्योरिटी हमने कहा था कि जी वो इसमें डिफ़ॉल्ट होगी, तो उसने डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी कर दी है। पब्लिक IP एड्रेस उसने क्रिएट कर दिया है। फिर इसने एक वर्चुअल नेटवर्क इसके लिए क्रिएट कर दिया है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी बना दिया है। वर्चुअल मशीन अभी हमारी क्रिएट हो रही है। उस दौरान हम चाहें तो हम जाके अपने IP को दे सकते हैं। तो ये हमारा IP जो है वो, ये इसने एक डायनामिक IP हमें बना दिया है। अभी जैसे ही मशीन क्रिएट हो जाती है तो हम इस IP को चेक कर लेंगे। इसका कोई DNS नेम नहीं है, यानी इस IP की रेज़ोल्यूशन कोई नहीं होगी। हमें इसको IP के साथ ही एक्सेस करना होगा। अगर हमने कोई बाकायदा वेब सर्विस चलानी है, हमें कोई उसके साथ कोई वेबसाइट का कोई एड्रेस है, तो फिर हम उसको DNS के साथ भी फिर एसोसिएट कर सकते हैं। तो ये हमारी मशीन जो है ये इस वक्त, ये अगर आप देखें तो स्टार्ट का जो बटन है ये हाइड हुआ है, इसका मतलब है कि ये इस वक्त स्टार्ट हो गई है, चल पड़ी है। तो यहाँ पे हमने जो IP एड्रेस था वो हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक्सेस अभी नहीं हो रहा है क्योंकि सादा सी बात है कि एक मशीन के ऊपर चूँकि अभी कुछ चल नहीं रहा है, तो उसके ऊपर कोई चीज़ एक्सेस भी नहीं होगी। तो यहाँ पे हम एक क्लाउड शेल खोल लेते हैं ताकि हम उस क्लाउड शेल के ऊपर जो है वो अपनी इस मशीन को एक्सेस कर सकें। अच्छा, क्लाउड शेल भी जब आप खोलते हैं एज़्योर का, तो आपको एक स्टोरेज देना पड़ता है जहाँ पे ये क्लाउड शेल की कमांड्स वगैरह को भी स्टोर करेगा। तो यानी स्टोरेज जो है वो थोड़ा-सा उसकी यूसेज एज़्योर पे ज़्यादा है। जब भी आप कोई चीज़ यूज़ करना चाहते हैं तो आपको पता चलता है कि इस चीज़ के साथ एक स्टोरेज डिवाइस भी जो है वो अटैच करनी पड़ेगी। तो ये हमारा क्लाउड जो है वो ओपन होना शुरू हो गया है। अच्छा, उस दौरान हम थोड़ा-सा इस मशीन की थोड़ा-सा बेसिक चीज़ें देख लेते हैं।
तो ये मशीन जो है ये माई टेस्ट रिसोर्स ग्रुप का पार्ट है, अभी ये चल रही है, ईस्ट यूएस में ये बनाई गई है। एज़्योर सब्सक्रिप्शन 1 के ऊपर ये चलेगी। सब्सक्रिप्शन आईडी कंप्यूटर नेम हमने कोई नहीं दिया था, लाइनक्स इसके ऊपर चल रही है, ठीक है। और इसका पब्लिक आईपी है, ये इसका प्राइवेट आईपी है, यानी इंटरनल कम्युनिकेशन अपनी और वीएम्स के साथ ये इस आईपी के ऊपर करेगी। v6 आईपी इसको कोई नहीं दिया गया है, डीएनएस नेम इसका कोई भी नहीं है। टैग इसको हमने एक दिए हैं, वीएम माई टेस्ट के साथ इसको हमने एक टैग दिया है। अच्छा, यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि इस मशीन ने अभी तक क्या कुछ किया है। तो अभी हम देख सकते हैं कि इस मशीन ने अभी, चूँकि अभी ताज़ा ये स्टार्ट हुई है, इस मशीन ने कोई किसी भी किस्म की कोई यूजेज इसकी नहीं हुई है अभी। अच्छा, यहाँ से आप इस मशीन को की ये तमाम जो चीज़ें नीचे लिखी हैं ये रिफ़्रेश कर सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें आप आईपी जो है वो डिसएसोसिएट कर देते हैं, तो आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये आईपी यहाँ से गायब हो जाएगा, या आप प्राइवेट आईपी चेंज करके रिफ़्रेश कर सकते हैं। इसको आप डिलीट कर सकते हैं, आप इसका इमेज कैप्चर कर सकते हैं, इसको स्टॉप कर सकते हैं, उसको रीस्टार्ट भी कर सकते हैं, और आप इसको कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो कनेक्ट करने के 3 तरीक़े हैं, या तो बेस्टियन होस्ट के ज़रिए करें, या आरडीपी करें, या एसएसएच करें। चूँकि लिनक्स मशीन है तो हम इसको एसएसएच करेंगे। तो एसएसएच का तरीक़ा जो है उसमें ये लिखा हुआ है कि आप या तो, अगर आपके पास पुट्टी है, आपने कोई एसएसएच किया हुआ है, की कोई जनरेट की भी है, जो कि हमने नहीं की थी, हमने उसको की दी भी नहीं थी, तो आप उसकी ज़रिए कर सकते हैं, वरना हम इसको डायरेक्ट जो है वो कंसोल से एसएसएच कर लेते हैं। तो मैं इसको यहाँ से एसएसएच कर लेता हूँ। मुझे जो है वो इस मशीन का नाम और इसकी आईपी एड्रेस, जो कि हमने वहाँ से सेव किया था, वो आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। तो मैंने इसको कहा कि जी मुझे आप ये मशीन एक्सेस करा दें। तो अब ये मुझसे पासवर्ड मांग रहा है, जो पासवर्ड इसको मैंने वहाँ पे हमने जो पासवर्ड सेटअप किया था एडवांस में, तो ये देखिए हमने इस मशीन को एक्सेस कर लिया है। अब हम इस मशीन के अंदर हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये माई टेस्ट और माई टेस्ट, तो माई टेस्ट जो है वो एनवायरनमेंट का या रिसोर्स ग्रुप का नाम था, और मशीन का अपना नाम भी माई टेस्ट ही है। तो मशीन माई टेस्ट जो है वो माई टेस्ट के अंदर है। अच्छा, अब हमने इस मशीन को एक्सेस कर लिया है। जैसे कि हमने बताया था कि हम ये चाहते हैं कि हम इस मशीन के ऊपर जो है वो हम इस मशीन पे 2 चीज़ें करना चाहते हैं। हम इस मशीन पे एक वेब सर्विस चलाना चाहते हैं। तो एक वेब सर्विस चलाने के लिए बेहतर ये है कि हम जो है वो जो मशीन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम उसको भी अपडेट कर दें। तो मैंने ये जो पहली कमांड लिखी है sudo apt अपडेट, तो ये जो है ये मशीन के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट कर देगी। और उस जब ये कमांड चल जाएगी तो उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि इसके ऊपर ये अपाची भी रन कर दे बगैर मुझसे कुछ पूछे हुए। तो ये कमांड मैं इसके ऊपर रन कर देता हूँ। तो ये इसने इसके ऊपर यूबंटू को जो है वो, यानी हमारी जो मशीन थी यूबंटू पे थी, यूबंटू को इसने पहले अपडेट करना शुरू कर दिया है। और ये अभी यूबंटू जो हमारा ये अपडेट हो रहा है। जब ये जो यूबंटू अपडेट हो जाएगा तो उसके बाद ये अपाची डाउनलोड करके और ये अपाची इसके ऊपर इंस्टॉल करना शुरू कर देगी। तो साथ साथ हम इसको देखते जाते हैं। अच्छा, इंस्टॉल इसने नहीं किया, -y इसको समझ में नहीं आया। अच्छा, ये
क्यों नहीं ले रहा है -y? हम इसके ऊपर पूरा का पूरा जो है वो लैम्प सर्वर में तो बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल हो जाएंगी, तो लैम्प सर्वर पे हम नहीं जाते हैं। तो ये कमांड ये कमांड उससे नहीं ली थी, तो हम इसको एक और कमांड दे देते हैं। ठीक है, हाँ ये जो है आ रहा है ना यस और नो, तो -y से जनरली जो है वो इस तरह के यस और नो ये नहीं पूछता है, डिफ़ॉल्ट में यस लेता है। लेकिन अभी बहरहाल ये नहीं मान रहा था, तो चले हमने इसको इसी तरह से जाने दिया कि जैसे ये खुश उस तरह से हम भी खुश। तो थोड़ा सा मैंने महसूस किया है कि जो विंडोज़ की जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा तरह से मुश्किल करती हैं। तो ये हमारा यानी इसने कोई एरर नहीं दी है और इसने हमें बता दिया कि इसने सारी चीज़ें इंस्टॉल कर दी हैं। तो हम अगर यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास अपाची का ये हमारे पास अपाची का डिफ़ॉल्ट पेज आ गया। तो अगर हमारे पास कोई वेबसाइट भी बनी हुई होती तो हम जो है वो ये खुद बता रहा है कि अगर आपके पास कोई बनी हुई वेबसाइट है तो आप उस वेबसाइट को सिंपली जो है वो अपलोड कर दें तो वेबसाइट चल पड़ेगी। तो बहरहाल ये जो अपाची का डिफ़ॉल्ट पेज यहाँ पे खुल गया है, इसका मतलब ये है कि हमारा अपाची सर्वर इसके ऊपर अब इस मशीन पे रन हो रहा है। तो जो हमारी इस वीडियो में एक तरह से कह लें कि जो 2 रिक्वायरमेंट थी कि एक तो हम एक वर्चुअल मशीन बनाएँ, उसको हम अप एंड रन करें और हम उसके ऊपर एक वेब सर्वर लॉन्च करके उसको वेरीफाई करें कि वो लॉन्च होता है या नहीं होता है। तो वो दोनों चीज़ें हमने कर ली हैं। हम थोड़ा-सा इस वर्चुअल मशीन में आपको मैं थोड़ा-सा दिखा दूँ। जैसे इसकी वर्चुअल मशीन हमारे पास अब आ गई है। इसकी हम एक्टिविटी लॉग्स मसलन देख सकते हैं कि एक्टिविटी लॉग्स मैंने ओपन किए हुए थे। तो इसमें कोई ख़ास एक्टिविटी लॉग नहीं है, लेकिन अगर आपकी वर्चुअल मशीन चल रही है, वो कोई प्रॉब्लम्स अगर वो दे रही है, तो आप उसके एक्टिविटी लॉग्स देख सकते हैं कि क्या-क्या है। फिर अगर उसकी कोई एक्सेस कंट्रोल आपने देनी है कि कौन से यूज़र इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कौन से यूज़र उसको नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो वहाँ पे आप रोल असाइनमेंट कर सकते हैं इस मशीन के साथ। टैग्स हमने इसको 2 ऑलरेडी दी, एक टैग इसको हमने ऑलरेडी दिया हुआ है, ये इसको हमने एक टैग दिया हुआ है। आप इसको फर्दर टैग भी यहाँ से दे सकते हैं। आप इसकी नेटवर्किंग को चेंज कर सकते हैं, आप इसके ऊपर कोई नया फायरवॉल रूल डाल सकते हैं। इसकी इनबाउंड पोर्ट्स हैं, SSH जो है वो इसके ऊपर अभी इनेबल हुआ हुआ है, HTTP इनेबल हुआ हुआ है। आप इसकी आउटबाउंड पोर्ट्स को भी इनेबल कर सकते हैं कि ये मशीन खुद किन चीज़ों को एक्सेस करेगी। फिर आप इसमें सिक्योरिटी ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट तरह के डाल सकते हैं। लोड बैलेंसिंग में हम जाएंगे अभी नहीं, नेटवर्किंग में बाद में जाएंगे। इसके अलावा कनेक्ट हमने देख लिया कि हम किसी से कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क इसके साथ क्या लगी हुई है, ऑन डिस्क की क्या सूरत हाल है। थोड़ी सी देर ये लगा रहा है।
इतनी देर से नहीं लगानी चाहिए। साइज़ हम इसका देख लेते हैं। ये डिफ़ॉल्ट साइज़ सबसे छोटे वाले साइज़ की मशीन है। इसके पास अभी तक कुछ डाटा नहीं आया है। इसी तरह ये वो चीज़ें जो कि हमने ख़ुद कॉन्फ़िगर की थी यानी, तो इसमें इसकी एक जनरल सिक्योरिटी इसको एज़्योर ने खुद ही फराहम की हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि हम इस तरह से एक मशीन को देख सकते हैं, उसकी डिफरेंट चीज़ों में जा सकते हैं। यहाँ से हम डैशबोर्ड्स में जा सकते हैं। आप यहाँ पे मसलन जैसे फ़र्ज़ करें ये हमारा एक डैशबोर्ड था जो कि हमने डैशबोर्ड बनाते हुए बनाया था। अब आप इस चार्ट को इस मशीन की किसी एक वैल्यू के साथ, कि फ़र्ज़ करें अगर आप ये चाहते हैं कि इस मशीन की सीपीयू यूटिलाइज़ेशन जो है वो आपके पास यहाँ पे इस डैशबोर्ड में आती रहे, तो आप इसको उसके साथ कर सकते हैं। या आपको हम इंशाल्लाह अब फिर जो अगले और डिटेल में होंगी, क्योंकि इस तरह से वरना फिर मेरा ये जो एक ही लेक्चर है, ये जो एक ही वीडियो है, ये बहुत लंबी हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसमें बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। अच्छा, जो आखिरी चीज़ इसको ख़त्म करते हुए एक तरह से एक आपके लिए एक वो है, एक सजेशन है कि अगर फ़र्ज़ कर लें आप भी मेरे साथ इसी तरह से इसको अगर फ़ॉलो कर रहे थे और आप भी स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे, तो जब आप अपनी लर्निंग ख़त्म कर लिया करें, तो बेशक आपने कोई छोटी से छोटी मशीन भी बनाई हो, आप इन तमाम मशीन्स को यहाँ से इन तमाम रिसोर्सेज़ को डिलीट कर दिया करें, क्योंकि हर रिसोर्स की एक कॉस्ट होती है। और अगर आप से वो गलती से वो चलती रही, इसमें ये स्टोरेज डिस्क्स हैं, नेटवर्किंग है, पब्लिक आईपी आपने लिया हुआ है, इन सब चीज़ों की कॉस्ट है जो कि पीछे ऐड हो रही है इस प्रोजेक्ट के साथ। तो बेहतर ये है कि आप जब भी कोई काम ख़त्म करें तो आप तमाम चीज़ों को सेलेक्ट करके और उनको एक दफ़ा डिलीट कर दें और इंश्योर करें कि वो सारी चीज़ें डिलीट हुई हैं या नहीं हुई हैं। ये एक वॉल्ट डिलीट नहीं होगा, ठीक है? ये रिकवरी सर्विसेज़ वॉल्ट है, इसकी कोई चार्जेस नहीं होते हैं और ये हर वक़्त चलता रहेगा बैकग्राउंड में। तो ये डिलीट नहीं होगा। इसके अलावा ये बाकी सारी चीज़ें जो हैं उसमें से डिलीट हो जाएँगी। तो उम्मीद है कि ये मेरा लेक्चर माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर की वर्चुअल मशीन्स के ऊपर ये आप को अच्छा लगेगा और आप मेरे अगले वीडियो लेक्चर्स का इंतज़ार करें और अगले किसी लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।